हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है भी प्रत्येक दिन हम साइंस का सेशन आपके लिए लेकर आते हैं। मतलब कि सीटेट साइंस पेपर 2 का सेशन होता है। जो ये क्वेश्चंस होते हैं बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं भाई। तो सभी जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ इससे पहले भाई आपकी लगभग 10 से 12 क्लास आपकी जा चुकी हैं। तो सभी बच्चे उन क्लासेस को जाकर जरूर देखें। तो चलते हैं भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चों को जवाब देते रहना है। देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो विटामिन ई डिफिशियंसी कैन कॉजेज विच डिसीज? रतौंधी होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, शक्कर भी होगा, एनीमिया होगा, रक्ताल्पता जिसको बोलते हैं, या फिर टाइफाइड। जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर बनेगा। तो देखिए, आपको पता है विटामिन ई की कमी से जो होता है, आपने सुना होगा, एक होता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नपुंसकता। यह डिसीज होती है किससे? आपका विटामिन ई की कमी से। इसके साथ साथ इंग्लिश में कह सकते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है जी। परंतु ये ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो ध्यान रखना है। आपका विटामिन ई की कमी से एनीमिया डिसीज भी होती है, जिसको हम बोलते हैं रक्ताल्पता। जो आपने देखा होगा बेटा, आपका आयरन की कमी से जो होता है तो एनीमिया रोग होता है, आयरन की कमी से। इसके साथ साथ जब ऑप्शन में आपके में दे रखा है भाई बांझपन, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी नहीं दे रखी है और विटामिन ई के बारे में पूछ रखा है, तो ध्यान रखना रक्ताल्पता होगी। रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है भाई। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। शक्कर भी विटामिन सी की कमी से होगा। और मेरे बच्चा टाइफाइड तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज होती है। तो चलिए, तो क्या है? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया भी हो सकती है। इसके साथ साथ बांझपन तो होता ही है, इनफर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? जिसमें से बिजली अच्छे से गुजर, सॉरी बिजली नहीं, हीट है, ऊष्मा, जिसमें से ऊष्मा गुजर सकती है, या फिर करंट भी हम कह सकते हैं। तो मेरे बच्चा वो क्या होगा जिसमें से हीट भी गुजर रही है और आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, आघातवर्धकता भी होती है, मेलिबिलिटी भी होती है। तो रबर होता है, प्लास्टिक होती है, लोहा होता है, या कागज होता है? तो बताइए भाई, एक ऐसा मेटल होता है वो। तो मेरे बच्चा जो ऊष्मा का सुचालक है, जिसमें से हीट गुजर जाती है, यदि एक सिरे को आप गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी कुछ समय बाद गर्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक चालन होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन विधि जो होता है सॉलिड के अंदर होती है। तो मेरे बच्चा इसका राइट आंसर होगा लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, इसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा इसमें से गुजर सकती है। परंतु रबर, प्लास्टिक और कागज इसमें से ऊष्मा नहीं गुजरेगी। तो मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा सी। इसका मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती हैं, हीट का भी गुड कंडक्टर होती हैं। जितनी भी धातु होती है मोस्टली जो आपकी होती है मेलिबिलिटी होती है, आघातवर्धकता का गुण होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, डक्टिलिटी पाई जाती है। इसके साथ सौंदरस मतलब कि पीटने पर आवाज करती है, सारे गुण पाए जाते हैं भाई, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्लेग रोग किस जीवाणु के कारण होता है? द प्लेग इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो कौन सा बैक्टीरिया भाई साहब जिससे आपका प्लेग होगा? तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, या फिर यर्सिनिया पेस्टिस है, या फिर एचेरिस्किया कोलाई है, या फिर सोलमोनेला एंटेरिटिडिस है? बताइए क्या राइट आंसर बनेगा भाई? उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो मेरा अच्छा प्लेग को फैलाने का काम करेगा। बताएं बेटा, प्लेग। तो भाई इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा होगा? आपका राइट आंसर बनता है भाई कौन सा? यर्सिनिया पेस्टिस। क्या होता है? यर्सिनिया पेस्टिस। बी इज द राइट आंसर। प्लेग रोग किस बैक्टीरिया का कारण होगा? यर्सिनिया पेस्टिस इसका राइट आंसर बनेगा। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, जो आपको पता होगा भाई साहब, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया आपके हाथ के अंदर पाया जाता है। सॉल्मोनेला टाइफी जो होता है टाइफाइड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय, भेड़, हिरन अपने भोजन को 2 बार चबाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा जो भोजन चबाने के बाद एक बार निकल जाते हैं, फिर दोबारा बैक ला करके उसको चबाने का काम करते हैं। तो इसका काम क्यों भाई?
वो भोजन को बिल्कुल एक बार तो सीधा सीधा मतलब मोटा मोटा खाना होता है उसको सीधा सटक जाते हैं, वो ले जाते निकल जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा उसको बाहर निकल के उसको क्या करते हैं बहुत ज़्यादा महीन बनाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं बहुत महीन, और उन्हें चबाया जाता है। तो भाई वो क्या करते हैं भोजन को बेहतर ढंग से तोड़ने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये तो ब्रेक डाउन करने के लिए उसको बाहर लाते हैं, उसको बिल्कुल महीन करते हैं। पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोर इफिशिएंटली, क्योंकि आपको पता है एक बार उन्होंने चीज़ें जो खाई डायरेक्ट खाई हैं और जब तक उसको अच्छी तरह से उसको पीसा नहीं जाएगा, अच्छी तरह से उसको चबाया नहीं जाएगा, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये बात भी सही है। और अपने पेट में बैक्टीरिया को खिलाने के लिए, बिल्कुल सही बात है बेटा, उसके अंदर भी क्या होता है बैक्टीरिया होता है, तो बच्चा उसको भी क्या करते हैं, उसको बैक्टीरिया के लिए क्या करेंगे, यही काम करेंगे। तो भाई इसका राइट आंसर बनेगा क्या, जैसे कि डी इज द राइट आंसर। जैसे कि आपको बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है मनुष्य की आंत के अंदर, ऐसी भाई इनके अंदर भी, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, डी इज द राइट आंसर। वो भोजन को क्या है भाई चबाने के लिए दोबारा वापस लाते हैं, उसमें पोषक तत्व जो होते हैं उसको पूर्ण रूप से अवशोषित करने के लिए, और भैया पेट में जो बैक्टीरिया उसको खिलाने के लिए भी, तो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दांतों में इनेमल किस चीज से बना होता है। इनेमल जो होता है भाई आपका जो दांत होता है, जो दांत होता है उस दांत का ऊपरी जो परत होती है, दांत की जो ऊपरी परत होती है, इस ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, इनामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामल बोला जाता है। दांत की ऊपरी परत को इनामल कहते हैं, और ये सबसे कठोर होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर भाग। ठीक है, सबसे कठोर भाग होता है दांतों का या शरीर का भी हम कह सकते हैं, यदि जबड़ा पेपर बनाए तो सबसे कठोर भाग एनामल होता है। तो बताना किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, डेंटिन के बने होते हैं, हड्डी का ऊतक होता है, फिर हाइड्रोक्सी क्या होता है, हाइड्रोक्सी पेटाइट होता है। भाई बताइए क्या होगा, क्या राइट आंसर बनेगा। देखिए आपको पता है दांत जो होता है, दांत के अंदर जो वाला भाग होता है जिसको हम कहते हैं दांत की जड़ या मींग कह देते हैं, जिसके अंदर ये चीजें चढ़ी होती है ऐसे, है ना, ये अंदर वाला भाग जो होता है इसको हम डेंटाइन बोलते हैं, अंदर वाले भाग को, और डेंटाइन के ऊपर चढ़ा होता है आपका एनामल। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, दांत जो बने होते हैं ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, दांत भी और दांत का एनामल भी। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है CaPO4, दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होंगे, और हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। तो बिल्कुल सही जवाब बनेगा भाई साहब, ए इज द राइट आंसर। यदि मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। दांतों का सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है आपका, एनामल ही होता है। और एनामल पेपर बनाए तो दांतों का सबसे कठोर भाग होता है, मुंह का सबसे कठोर भाग जो होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो होता है जबड़ा। और भाई नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो क्या होता है आपका, मूवेबल होता है, और ऊपर वाला इमूवेबल होता है, मतलब ऊपर वाला चलता नहीं है, नीचे वाला चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पौधे पत्तियों का उपयोग किसके लिए करते हैं। वट डू प्लांट्स यूज लीव्स फॉर। तो पौधे पत्तियों का उपयोग किसके लिए करते हैं, भोजन बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, पेड़ पौधों की पत्तियों में भोजन बनता है, सही बात है भाई साहब। उसके बाद पानी का वाष्पोत्सर्जन करने के लिए, बिल्कुल जो भाई आपका वाष्पोत्सर्जन होता है, जो ट्रांसपीरेशन होता है, इवेपोरेशन जो होता है, पानी जो होता है भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, बिल्कुल ये पत्तियों से होता है। गैसों का आदान प्रदान, बिल्कुल बेटा, उसके अंदर पेड़ पौधे क्या लेते हैं, CO2 का लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं भाई, O2 को छोड़ते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। तो बिल्कुल इसका मतलब उपरोक्त तो सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बनेगा भाई। पौधे पत्तियों का उपयोग इसलिए करते हैं भोजन बनाने के लिए, पानी का वाष्पोत्सर्जन करने के लिए, और गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, आपको पता होगा जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है वो भोजन बनाते हैं तो CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में लेते हैं जल। उसके बाद क्या होता है, सनलाइट होती है, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, साथ में क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उसके साथ ये भोजन बनाते हैं किसके रूप में, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, प्लस में ऑक्सीजन, और प्लस में क्या बनाते हैं भाई, जल बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रिएक्शन है, इसको लिख सकते हैं। इसमें पत्तियां सबसे रेस्पॉन्सिबल होती है, क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जवाब दीजिए भाई। एक गेंद को एक ऊंचाई से गिराया जाता है तो गेंद जमीन पर पहुंचने से पहले उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट्स रीच द ग्राउंड। तो वेग स्थिर रहता है, इसका वेग घटता है, वेग बढ़ता है, या दिशा बदलती है, बताइए क्या होगा। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, या फिर आपका हम कह सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। तो बच्चा राइट आंसर बनेगा जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आता है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर और नीचे गया 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से आ रहा है, फिर और नीचे गया 30 मीटर पर सेकंड रफ्तार से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा है भाई, इसका वेग बढ़ रहा है, वेग इंक्रीज हो रहा है।
तो मेरे बच्चा राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा वेग बढ़ता है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए भाई साहब, ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, सारे सारे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं भाई, बिल्कुल पेपर में सिंपल क्वेश्चन नहीं आता कोई कोई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, समतल दर्पण से परावर्तित प्रकाश की किरणें हमेशा, समतल मतलब प्लेन मिरर कह रहा है, बिखरी हुई होती है, उसकी जो किरण होती हैं अभी सारी कन्वर्जिंग होती है, समांतर पैरेलल होती है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है भाई साहब, ये होता है आपका कौन सा मिरर, ये तो होता है भाई आपका, ये दो मिरर है भाई, देखिए ये होता है आपका अवतल दर्पण, मिरर ही कह रहा है ना। हाँ, ये उत्तल दर्पण, और मेरे बच्चा ये होता है आपका प्लेन मिरर ऐसे। तो मेरे बच्चा प्लेन मिरर जो होगा उसमें ऐसे लाइट आई, ऐसे आई, उसमें पैरेलल होगी आपकी इमेज बनेगी, तो यहाँ से ऐसे निकली, ऐसे सीधा पैरेलल पैरेलल आपको दिखेगी, ऐसे आपकी इमेज सीधा सीधा दिखती है जैसे उसमें बनती है। तो बताना है भाई साहब, समतल दर्पण में परावर्तित प्रकाश की किरणें हमेशा पैरेलल होती हैं, इसके समांतर ही तो हैं भाई साहब। जैसे इमेज आपकी यहाँ है, आप चुन्नू मुन्नू यहाँ पर हो, तो आप इसके अंदर भी सिर्फ पैरेलल दिखाई दोगे, सीधा सीधा दिखाई दोगे, तो ये प्लेन मिरर होता है भाई, ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्वनि तीव्र गति से किस माध्यम में गुजरती है, मतलब कि ध्वनि की जो गति होती है सबसे अधिक किस किस माध्यम में होती है, सबसे ज्यादा ध्वनि की जो स्पीड होती है किस में होती है, सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, गैस में होती है। तो देखिए भाई साहब, गैस में, द्रव्य में, ठोस में, निर्वात में। निर्वात में तो होगी नहीं, निर्वात में तो कितनी होगी भाई, ध्वनि की जो चाल होती है शून्य होती है, क्योंकि वैक्यूम में ध्वनि नहीं चलती है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी माध्यम हो सकता है। तो सबसे अधिक ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में होती है, सॉलिड में, और सॉलिड में भी किस में होती है मेरे दोस्तों, ये होती है इस्पात के अंदर। किसके अंदर होती है, इस्पात या फिर एल्यूमिनियम। सबसे अधिक चाल जो होती है ध्वनि की इनके अंदर होती है, एल्यूमिनियम कह दो या फिर आप इस्पात कह सकते हो। कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकंड सबसे अधिक चाल होती है किसके अंदर भाई, आपके ठोस के एल्यूमिनियम में, इस्पात में। और गैस में जो होती है वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। गैस में भी सबसे अधिक कम होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में होती है, CO2 में कितनी होती है, 262 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम, गैस में सबसे कम, तो 332 होता है, गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम होगी। और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है वो इस्पात में, एल्यूमिनियम में। और लिक्विड में यदि पानी में बात करें, लिक्विड तो बहुत और भी होते हैं, पानी के अंदर होती है 1483 मीटर पर सेकंड। कितना होता है, 1483 मीटर पर सेकंड भाई। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार गजब तरीके से जवाब देते रहें। चलिए मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। देखिए, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए भाई। निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करना है। खसरा रोग जीवाणु से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, टाइफी जो होता है जीवाणु से होता है, कुष्ठ रोग विषाणु से होता है। बताइए भाई क्या राइट आंसर होगा, सही कथन चुनना है। तो बताओ मेरे बच्चा क्या होगा। तो भाई ये मेरे बच्चा जो जवाब है इसका, खसरा रोग जीवाणु से नहीं होता बेटा। खसरा तो जो होता है किससे होता है, विषाणु से होता है, वायरस से होता है। लॉजिक भी है इसका, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छुड़ गई, रेखा, रेखा हमें, रेखा हमें, पूरा लॉजिक है, पूरा पूरा क्लास जाकर देखें। रे से क्या हो गया, रेबीज हो गया, ये विषाणु का लॉजिक है। रेखा हमें हिट करके पहुंचे छुड़ गई, रे से रेबीज, खे से खसरा, ठीक है, है से हर्पिज, ऐसे हर्पिज, ऐसे हर्पिज होता है, मैं से मैनेजाइटिस। ठीक है जी। तो बच्चा ध्यान रखना, ये बीमारी जो होती है ये तो विषाणु से होती है, बात तो गलत सिद्ध होती है भाई। एक कह रहा है मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये तो बात सही है भाई, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, और मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से भी होता है। टाइफी, टाइफी सोनोमेलो टाइफी होता है, बैक्टीरिया होता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। कुष्ठ रोग विषाणु से नहीं होता, कुष्ठ रोग जो होता है आपका किससे होता है, कवक फंगई से हो सकता है। तो मेरे बच्चा या जीवाणु से होगा। इसका मतलब ये और दो बात सही है। तो मेरे बच्चा इसमें देख लीजिए, ए और सी, बी और सी, बी और सी इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होगा, टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है, बिल्कुल बी और सी इज राइट आंसर। ठीक है, आप ना ऐसे निकालना सीख जाओ, एक भी आप ऑप्शन निकाल दोगे तो भाई आपका जवाब आ जाएगा। देखिए, एक तो ए तो यहाँ भी हटा दो और यहाँ भी हटा दो, और बी और डी, सी और डी में से है। कुष्ठ रोग जो होता है भाई ये विषाणु से नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किसका सेवन, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाने आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का स्तर बढ़ाने में मदद करता है।
भाई भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेनी है, और भैया कार्बोहाइड्रेट्स को किसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मिले, किस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है सबसे ज़्यादा। देखिए मैं बात करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देने का काम करेगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अब मेरे बच्चों ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल रही है, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलता है भाई, चावल से मिलता है, गेहूँ से मिलता है ना, या फिर हम कह सकते हैं चावल गेहूँ, इसका मतलब हम कह सकते हैं आलू से मिलता है, आलू से मिलता है, शकरकंदी से मिलता है, ठीक है, आलू से शकरकंदी से मिलता है ना, मक्का से मिलता है जौ से मिलता है। इन सभी से क्या मिलता है भाई, आपको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि खाने में प्रत्येक दिन हम इनमें से एक चीज जरूर खाते हैं भाई, जरूर खाते हैं खाने में, चाहे चावल खाएं, चाहे गेहूं खाएं, चाहे आलू खाएं, चाहे शकरकंदी खाएं, चाहे मक्का खाएं, चाहे जौ खाएं। तो बच्चा देख लीजिए, मटर तो बेटा मेरा बच्चा, मटर तो एक प्रकार दाल है, और दाल से क्या मिलेगा बेटा, प्रोटीन मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन से प्रोटीन मिलेगा, है ना बच्चा, और मूंगफली से भी क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो मेरे बच्चों इसका राइट आंसर होगा मक्का, मक्का इज द राइट आंसर। इससे क्या मिलता है भाई, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर भाई, मक्का से क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 12। देखिए, जब MgO को पानी में घोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, तो मेरे बच्चा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा, जब पानी में घोला जाएगा तो MgOH का होल्टवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्राप्त होगा, प्रकृति में क्या प्राप्त मिलता है भाई, इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है इसका, जो MgOH का होल्टवाइज है, तो बताना भाई। तो भाई उभयधर्मी होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक होगा, क्षारीय होगा मतलब एल्कलाइन होगा, या फिर उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर अम्लीय मतलब कि एसिडिक होगा। बच्चा ध्यान रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसको बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, भाई साहब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है MgOH का होल्टवाइज, या हम कह सकते हैं पेट की अम्लीयता को दूर करता है, पेट की अम्लीयता, पेट की अम्लीयता को जो दूर करता है ना, पेट की अम्लीयता को, एसिडिटी को जो दूर करता है भाई, MgOH का होल्टवाइज करता है। आपने डाइजीनी नाम से एक वो आती है पीने की, डाइजीनी, जो पेट में गैस वैस को खत्म करने का, डाइजीनी के नाम से टैबलेट भी आती है, तो उसमें जो होता है MgOH का होल्टवाइज होता है, और जो अम्लीयता को कम करने का काम करेगा मेरे बच्चों, वो होते हैं क्षार, क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जैसे आप इनो भी पीते हैं ना, तो इनो भी क्या होता है, क्षार होता है। आप डाइजीनी पीते हो तो भी क्या होता है, क्षार होता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, अम्ल को, एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्षार का यूज करते हैं, और MgOH का होल्टवाइज जो होता है क्षार होता है। बिल्कुल राइट आंसर, सबसे अच्छा क्षार होता है, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर करते हैं पेट की अम्लीयता को दूर करने वाला क्षार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13। खाद्य डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती, क्यों। खाने वाले डिब्बे होते हैं जिसमें आपकी खाने वाली चीजें आती हैं, है ना, या खाते हैं जिसमें हम खाना, जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, जिंक टिन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। आपने देखा होगा ना आजकल, आपने देखा होगा जो आजकल वो पैकिंग वाली जो वो आती है ना, टैप प्लेट्स टाइप में, उसमें थोड़ा सा ऐसा कलर का होता है ना, सिल्वर टाइप में और टिन टाइप का सा, तो जिंक टिन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, जिंक टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिंक का गलनांक टिन की तुलना में अधिक होता है, या फिर जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है। बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो आपको पता है भाई, जिंक जो होगा ये तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, या हम कह सकते हैं किसी के साथ रिएक्शन करने का काम करेगा, ठीक है मेरे बच्चों, रिएक्शन करने का काम करेगा। चलिए मेरे बच्चों, तो क्या राइट आंसर बनेगा, तो मेरे बच्चों जिंक टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसी वजह से जिंक के बड़ी पात्र ना बना करके किसके पात्र बनाए जाते हैं, टिन के पात्र बनाए जाते हैं, खाने वाले डिब्बे जो होते हैं। बिल्कुल जिंक टिन की तुलना में क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, तो बी इज द राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जवाब दो मेरे बच्चों। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा के साथ प्रक्रिया करके आग पकड़ लेती है। यदि आप खुला छोड़ दें हवा में तो आग पकड़ लेगी। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, पोटेशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, धातु जो हवा के साथ आग पकड़ लेगी, बताइए बच्चा क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर इन रिएक्शन विद एयर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बच्चा राइट आंसर होगा पोटेशियम जो होता है, ये क्या कर लेता है भाई साहब, इसको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या कर लेगा, ऐसी धातु है जो आग पकड़ लेती है। कैल्शियम भी हो सकता है, परंतु सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल इसका बनता है वो पोटेशियम है। कैल्शियम भी होता है भाई साहब, खुले में आग पकड़ सकता है। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर, पोटेशियम जो होता है ये खुले में आग पकड़ सकता है, सी इज द राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भाप के साथ भी प्रतिक्रिया नहीं करती है भाई। ऐसी कौन सी धातु है जो भाप के साथ प्रक्रिया नहीं करेगी, चांदी, लोहा, कैल्शियम या सोडियम।
बताइए मेरे बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। तो मेरे बच्चा जो चांदी होता है ना, चांदी, ये बच्चा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। यदि सोना होता तो और अच्छा ही एग्जांपल हो जाता। तो मेरे बच्चा सोना इसमें दे नहीं रखा है, तो चांदी इज द राइट आंसर। लोहा रिएक्ट कर लेता है बेटा वाष्प के साथ, कैल्शियम भी और सोडियम भी। देखो बेटा, सोडियम को यदि भाप के साथ रिएक्ट करेंगे तो विस्फोट बन जाता है, और कैल्शियम तो बेटा रिएक्ट करेगा ही, और लोहा जो है जंग लगने लगता है। तो क्या होगा मेरे बच्चों, ए इज द राइट आंसर। यदि भाप के साथ प्रक्रिया नहीं करेगा वो चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भाई नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ द सेल्सियस स्केल्स एंड द फ़ारेनहाइट स्केल इन द रेस्पेक्टिवली। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस तापमान पर और फ़ारेनहाइट पर कितना होगा। आपको सभी को पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ये होगा या ये होगा, सभी को पता है इसके बारे में। इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, देखिए क्या निकलता है फॉर्मूला, देख लिया निकालने का। यदि आप तो ये वैल्यू दे रखी है, सभी को पता है इसका आंसर क्या है। सी माइनस अपॉन में 100 बराबर एफ माइनस 32 अपॉन में कितना होगा 180। कितना होगा 180। ये डिजिट कट जाती है वहाँ पर, इसको 1 0 से 1 0, 2 से 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। तो बेटा ये बनाता है फॉर्मूला आपका सी अपॉन में 5 बराबर एफ माइनस 32 अपॉन में 9। तो मेरे बच्चों इस फॉर्मूला को पुट कर देना। आगे केल्विन भी आता है, के माइनस 273 अपॉन में 100 को काटेंगे तो वैल्यू आ जाती है। तो बच्चा यहाँ पर पूछ रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर, तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा वैल्यू बराबर होती है। आप इस फॉर्मूले में रख कर देख लेना, एक वैल्यू रख लेना, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, इसको रख लेना, ये आ जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखना विशेष तौर पर। ठीक है, यदि आप इसको रखते हैं तो ये वैल्यू आ सकती है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर जवाब आ जाएगा। ठीक है, जैसे सेल्सियस में हम 37 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, यहाँ पर 37 सेल्सियस रख दिया, अपॉन में 5 एफ माइनस 32 अपॉन में 9, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 9 7 63 का 6 और 9 3 27 और 6 33 बराबर 5f माइनस 5 दूनी 10 और 5 3 15 16, 160 आ गया। इसको इधर ले जाएंगे, 333 प्लस 160 कितना होगा 3 6 3 9 3 1 4 493। तो मेरा बच्चा ये क्या होगा 5f बराबर 493, और 493 को भाई 5 से आप काट सकते हैं, 5 9 45 है ना, 5 9 45 बचा कितना 4, 5 8 40 पॉइंट बचा 3 30, 5 6 30, तो ये आ गया 98.6 आ गया, नहीं आया। तो बिल्कुल मेरे बच्चा 37 डिग्री, इस 98.6 को आपके फ़ारेनहाइट में रख लो तो सेल्सियस आ जाएगा। सेल्सियस की वैल्यू नहीं पता, कोई वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और मेरे बच्चा फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो ये वैल्यू हमेशा तीनों बराबर हैं भाई। केल्विन में 310 है मनुष्य का तापमान, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। उल्लू जैसा पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह से देख सकता है लेकिन दिन में नहीं देख सकता है। ठीक है, रात के पक्षियों के दृष्टिपटल जो होते हैं कम शंकु और अधिक सलाहकछड़ होती हैं। उसके बाद कह रहा है भाई इसमें से आप देखना है, कथन दे रखा है, देखिए ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये वाला इसकी सही व्याख्या करता है। उसके बाद देखिए ए आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, मतलब अब की बार क्या है, ए आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, और उसके बाद ए और आर दोनों सही नहीं है। बताइए क्या राइट आंसर होगा। इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़िए। आपको पता है दो चीज़ होती है, कॉन्स और रॉड्स। क्या होती हैं, कॉन्स और एक होती है रॉड्स। कॉन्स और रॉड्स, कॉन्स मेरे बच्चा रंग का पता लगाती है, रंग का, रंग की पहचान करती हैं। कॉन्स रंग की पहचान करती हैं, और रॉड्स जो होती हैं ये कम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, कम लाइट के लिए उत्तरदायी। ठीक है, कम लाइट के लिए उत्तरदायी होती हैं, मतलब कम प्रकाश में भी देख सकती हैं। ये रॉड्स जो होती हैं, आपको देखा होगा लाइट बंद हो जाती है फिर भी आपकी आंखें देखने लगती है कुछ सेकंड के बाद, जब आपकी पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। तो मेरे बच्चा ध्यान रखना है, जो आपकी पिपल्स पूर्ण रूप से खुल जाएगी तो बेटा ये
कम प्रकाश में भी देख सकती हैं रॉड्स जो होती हैं। तो उल्लू जो होता है मेरे बच्चों, उल्लू जैसा पक्षी रात में बहुत अधिक अच्छी तरीके से देख सकता है, लेकिन दिन में नहीं। ये बात सही है, आपको पता है ना, उल्लू देख सकता है क्योंकि उसकी जो कॉन्स होती है ना, उसकी जो रॉड्स होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। रंग की पहचान करती है कौन कौन से रंग का? लाल और हरा। लाल और हरे रंग को अच्छे से पहचान सकती है। कॉन्स जो होता है, आपने बीमारी देखी होगी, वर्णांधता एक बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस, तो उसमें आपकी आंख की कौन सी भाग प्रभावित होती हैं? ये कॉन्स और रॉड्स जो हैं सेल हैं, सेल। और सेल किसकी है? रेटिना की। किसकी हैं? रेटिना की सेल कही जाती हैं। आंख में रेटिना जो होता है उसकी सेल्स पाई जाती है, कौन सा रॉड्स। और मेरे बच्चा बी पॉइंट कह रहा है, इसमें आर कह रहा है रात के पक्षियों के दृष्टिपटल। दृष्टिपटल वही दृढ़ पटल जो होता है, पिछला पटल है, मतलब रेटिना जो होता है, रेटिना कहते हैं रेटिना को। दृष्टिपटल किसको कहते हैं? रेटिना को। तो मेरे बच्चा रेटिना जो होता है कम शंकु, शंकु जो होते हैं वो कम होते हैं, मतलब जो शंकु होते हैं ना, कलर की पहचान, जो शंकु होते हैं वो तो होते हैं कम, मतलब कम का मतलब वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, परंतु सलाका जो छड़ होती है वो ज्यादा तेज हो जाती हैं, है ना, तेज हो जाते हैं। तो मेरा बच्चा इसका राइट आंसर बनेगा ए सही है, आर भी सही है, परंतु आर वाला ए की सही व्याख्या करेगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर वाला ए की सही व्याख्या करेगा। बी इज द राइट आंसर भाई, ठीक है। इसी वजह से भाई आपने देखा होगा उल्लू जो होता है वो दिन के समय के मुताबिक रात के समय बहुत अच्छी से देख सकता है, क्योंकि उसकी जो क्या होती है, उसकी रॉड्स जो होती हैं वो अच्छे से क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, कम लाइट में भी देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 18। देखिए, उस अधातु की पहचान करें जो कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में पाई जाती है। अधातु बताना बेटा, नॉन मेटल, नॉन मेटल बताना, एल्यूमिनियम होता है, पारा होता है, आयोडीन। देखो बेटा, पारा तो मेटल है, पारा तो मेटल है, रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Hg, ठीक है भाई, ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर राइट आंसर पड़ेगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है मेरे बच्चों, ब्रोमीन जो होता है ये तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और मेरे बच्चों रूम टेम्परेचर पर ये एक अधातु है, क्या है? अधातु है, जिसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है मेरे दोस्तों? 35 होता है भाई। कितना होता है? 35 होता है। तो मेरे बच्चों बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के जो है आपके इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज के इस क्वेश्चंस बड़े मजेदार क्वेश्चंस थे, सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर से रिवाइज करें, और पहले जो आपकी क्लास जा चुकी है उन क्लासेस को जरूर देखें जा करके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और गुरुदक्षिणा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।